किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? मौलिक अधिकार की अवधारणा यूएसए के संविधान से ली गई है और ये भाग 3 के अंतर्गत आता है, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। जबकि 36 से 51 के अगर हम यहाँ पे देखें तो 36 से 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों को रखा गया, जो कि भाग 4 के अंतर्गत आता है, आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया था। और 5 से लेकर के 11 तक, जो कि भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता के संबंध में बात कही गई है। सेकेंड क्वेश्चन, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 16। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है, क्या होगा राइट आंसर? तो राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों के अंतर्गत ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 39, ऑप्शन ए। अनुच्छेद 40 भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की जाती है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसको याद रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन से उठाया जा सकता है, ये ध्यान रखना है। और भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया ली गई है वो यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया था और अनुच्छेद 61 यानी आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, 63 के तहत कहा जाता है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे और 53 में कहा गया है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में ही निहित होगी, ये ध्यान रखना है। और आर्टिकल 80 की बात करें तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि आप सरल याद रखिए, सरल से 3 क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि संसद का गठन 79, राज्यसभा का गठन 80 और लोकसभा का गठन 81 होता है। तो ये तीनों भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं कहा गया? किस अनुच्छेद में? तो ये जो बात कही गई है 75, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बिना टेस्ट सीरीज़ लगाए हुए अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो ऐसे किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को क्रैक करना मुश्किल होता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ लगाने से आपको आपके एरिया में काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलती है। रैंक आपको पता चलता है कि जो भी बच्चे स्टूडेंट कितने टेस्ट जो दे रहे हैं उनमें आपकी रैंकिंग क्या है, एनालिसिस आप कर पाते हैं, आपकी स्पीड इंक्रीज़ होती है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस की आइडिया हो जाती है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलता है। तो आज से ही टेस्ट लगाना शुरू करिए और मैं आपको रिकमेंड करूंगा फ़िलहाल टेक्स्ट बुक के बारे में, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे काफ़ी अच्छी की डिस्काउंट आपको मिल रही है। और जो भी इनकी अभी वर्तमान में आप देख सकते हैं यहाँ पे कोर्स की प्राइस 299 है, लेकिन अगर आप हमारे इस कूपन कोड को अप्लाई करते हैं ZONE तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ईयरली पास आपको मिल जाएगा 269 में और लाइफ टाइम जो टेक्स्ट बुक का पास है वो आपको मिल जाएगा 449 में। तो ज़्यादा देर ना करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करिए और जा करके इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? पूरे YouTube पर एकमात्र डेडिकेटेड चैनल जो कि एसआई को फोकस करके सारा मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है और लास्ट टाइम में आपको रिविजन्स भी कराया जाता है। सारे लोग बस एसआई का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि मैं आपको बहुत पहले भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ। 50+ प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा फ्री के लिए, राइट। लेकिन लास्ट टाइम में आपको टॉपिक को क्लियर कराना, मुझे नहीं लगता है कि किसी चैनल का ये काम चल रहा होगा। अगर आपको चलता है तो आप ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि आप हमारे साथ बस 25 दिसंबर तक बने रहिए, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलने वाली है, एग्जाम्स तक काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलिए, बातें बहुत सारी हो गई। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 76 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 85। ठीक है, अच्छा राज्यसभा को किस अनुच्छेद के तहत भंग कर सकते हैं बताइए जरा। राज्यसभा किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा को भंग कर सकते हैं? तो देखिए, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसको भंग नहीं किया जा सकता है, यानी इनमें से कोई नहीं, ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। किस अनुच्छेद में संसद संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान, तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, दोनों सदनों की बैठक की जाती है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और ये जो बात कही गई है आर्टिकल 108 108 में कही गई है, ध्यान रखिएगा।
93 भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका क्या होता है, नियुक्ति होती है, चयन होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 93 में ये बात कही गई है कि लोकसभा अपनी पहली बैठक के अकॉर्डिंग, पहली बैठक के अनुसार ही अपने सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष चयनित करती है, यानी कि खुद से एक चयनित करती है, चुनती है। तो आर्टिकल 93 में ही बात कही गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विद्या की परिभाषा दी गई है? धन विद्या की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो 110 यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद किसके तहत? तो ऑप्शन ए 123 के तहत, जबकि राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो 213 है। ठीक है, 213, ये भी याद रखिएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन पे सेट कर लीजिए ताकि आपको फ्रेंड्स रोजाना न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चला जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चला जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत? 124 के तहत, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी को टिक करेंगे। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 143 के तहत, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 253, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है अनुच्छेद 280 में, यानी ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में? संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, जिसमें 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जनता सरकार यानी मोरारजी देसाई की सरकार में इसको हटा दिया गया था, और अब जाकर के ये कानूनी अधिकार है जो कि अनुच्छेद 301 के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन डी। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है किस अनुच्छेद में? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 315। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, शेड्यूल ट्राइब की बात की गई है। एसटी के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग की अगर हम बात करें तो 338 के फर्स्ट, जबकि एससी की अगर बात करता है, शेड्यूल कास्ट की बात करता है एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग, तो वहाँ पे 338 होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सिर्फ एक ही बार हुआ है, और वो अनुच्छेद कौन सा? तो अनुच्छेद 352, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, 352। 356 यहाँ पे क्या है? राष्ट्रपति शासन। 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। 360 के तहत वित्तीय आपात। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 352 से लेकर के 360 के तहत हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपात की बात की गई है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है, वे कौन से हैं? समता या फिर समानता के अधिकार। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक की बात की गई है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया? यूएसएसआर के, यानी कि सोवियत संघ से ग्रहण किया गया था, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और ये भाग 4 के फर्स्ट के अंतर्गत रखा गया, जबकि अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत आता है। ये सभी आपको याद होने चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51 के क। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया? तो ग्राम पंचायत मैंने आपको ऊपर बताया था कि ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के तहत, यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना वर्जित है, ये किस अनुच्छेद में? ये अनुच्छेद 11 होगा, ऑप्शन डी। 5 से 11 तक नागरिकता के संबंध में बात की गई है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्थगन आदेश जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? यानी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो स्थगन आदेश जारी करने का अधिकार दिया जाता है उच्च न्यायालय को, यानी हाई कोर्ट को जो दिया जाता है, वो आर्टिकल कौन सा होता है? आर्टिकल 226।
ठीक है, 2 to 6, जबकि अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात की जाती तो वहाँ पे 32 करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। उच्च न्यायालय की जब बात की, हाई कोर्ट की जब बात करें तो 226 और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 32। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या फिर अपने अधिकारियों के द्वारा करेंगे, ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है। तो ऊपर मैंने आपको बताया था कि वो अनुच्छेद था 53, यानी ऑप्शन सी होगा बिल्कुल सही आंसर। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है, ऑप्शन डी अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या फिर आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो 137 में वर्णन किया गया, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या फिर आदेश को पुनर्विचार पुनरावलोकन कर सकता है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 137। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अबाध्यकर होगी? ये जो व्यवस्था की गई है वो किस अनुच्छेद में? 141, यानी ऑप्शन ए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय की जो बात की गई है वो 233 के अंतर्गत, यानी ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या फिर कानूनों द्वारा प्राथमिकता प्रदान करती है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 245। ठीक है, 245 करेक्ट होगा। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है किस अनुच्छेद के तहत? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 248। ठीक है, 248 बिल्कुल सही आंसर है। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? प्रार्थना करने पर, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 252। ठीक है, 252 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों को राज्य सूची के विषय पर संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? ध्यान देना, दोनों क्वेश्चंस थोड़ा सा अलग अलग है, अच्छे से समझ लीजिएगा कि कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। प्रार्थना करने पर आपने देखा था 252 होता है, 252 के तहत राज्यों के द्वारा प्रार्थना करने पर संसद कानून बना सकती है। और ये जो है राज्य सूची के विषय में संसद कानून बना सकती है, ये किस अनुच्छेद में? तो 249, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 256 से लेकर के 263 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है किस अनुच्छेद के तहत? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा 256, यानी ऑप्शन ए। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत, यानी ऑप्शन सी। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया? नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी 311। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान किया गया? अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान किया गया किस अनुच्छेद में? 312, यानी ऑप्शन बी होगा 312। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं के संरक्षण प्रदान किया गया? लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया किस अनुच्छेद के द्वारा? तो राइट आंसर ऑप्शन किसे टिक करेंगे? ऑप्शन हम इस प्रश्न का सही आंसर बनता है ऑप्शन बी 311। ठीक है, 311 के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 315, यानी ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे 315 के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख, ध्यान दीजिएगा, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो यूपीएससी के कार्यों का उल्लेख दिया जाता है 320, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट वन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है।
324 से 329 के तहत, यानी ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। वयस्क मताधिकार जो होता है वो 326 के तहत, जिसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ई 331। ठीक है, 331 बिल्कुल सही आंसर है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ऊपर हम लोगों ने देखा था, मैंने आपको बताया था कि एसटी और एससी के लिए, दोनों के लिए अलग अलग राष्ट्रीय आयोग का गठन जो है वो किसके अंतर्गत आता है? 338 और 338 के का 338 के तहत एससी के लिए और 338 के लिए एसटी के लिए, 338 के ए के अंतर्गत एसटी के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट्स, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 352 के तहत की जाती है, जबकि 356 राष्ट्रपति शासन 360 के द्वारा वित्तीय आपात और 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान उल्लेख करता है? विभिन्न राज्यों के विशिष्ट जो प्रावधान है उल्लेख करता है 371 के क, 371 बी, 371 सी, इस तरह के। तो 371 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? किस अनुच्छेद के द्वारा? तो ये अनुच्छेद है 18, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा 18। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? यहाँ पे राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 से 30, ऑप्शन बी। यहाँ पे देखिए सुमेलित करना है कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। एक तरफ अनुच्छेद है और दूसरी तरफ उसके संबंधित विषय है। 54 में हम लोगों ने क्या देखा था? 54 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, और मैंने 53 में आपको बताया था कि राष्ट्रपति जो होंगे यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 75 में हम लोगों ने देखा था कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित बात कही गई है। राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है अनुच्छेद 155 के द्वारा होता है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे 164, यानी सही आंसर अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति या इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसमें कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? किस अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया? तो यह वर्णन है 258 में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना। एक तरफ विषय है, दूसरी तरफ अनुच्छेद दिया गया। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का अनुच्छेद है 148 से लेकर 151 तक। तो यहाँ पे इनके साथ मैच होगा फर्स्ट का 3। तो फर्स्ट का 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए 280 के अनुच्छेद के द्वारा किया था, यानी बी का 2 के साथ मैच होगा। तो बी का 2 के साथ यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 315 यहाँ पे बिल्कुल शासन से कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? राज्य विधानसभाओं के आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे 333। 331 हम लोगों ने देखा था लोकसभा में आंग्ल इंडियन भारतीय के लिए, तो और राज्य के लिए यहाँ पे 333। अगला पॉइंट्स, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? भारत के विदेश नीति से संबंधित क्या होगा सही आंसर? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, भारत के विदेश नीति से अनुच्छेद 51 बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट्स जो कि इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, क्यूज का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या फिर स्थापना का प्रावधान किया गया? किस अनुच्छेद में? जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइएगा राइट आंसर क्या होना चाहिए। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर भी आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या फिर समाप्ति का प्रावधान किया गया किस अनुच्छेद में? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? इसका राइट आंसर भी आप बताएंगे। 54 का क्या होगा और 55 का राइट आंसर क्या होगा? दोनों का राइट आंसर आप नीचे कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से जो नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, बताना आपको कौन सा सिंधु नदी की सहायक नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, कोसी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं होता है।
श्योक नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, व्यास होता है, ये सभी के सभी सिंधु की सहायक नदियाँ होती हैं। रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? रुद्रप्रयाग, इसको कैसे याद रखते हैं? अमरूद, अमरूद हमने याद कराया था, अमरूद। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, देखिए अमरूद अगर आप याद रखते हो तो अलकनंदा, मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग पर, अलकनंदा और मंदाकिनी, यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट वन बनता है कि नदी जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं वह कौन सा है? भ्रंश घाटी से होकर के जो बहती हैं उसे हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस नर्मदा कह सकते हैं, ऑप्शन बी नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एसेंचुरी नहीं बनाती है? पिछली बार मेंस में क्वेश्चंस पूछा गया था इसी तरह से, तो एसेंचुरी नहीं बनाती है, वहाँ पे पूछा गया था कि कौन सी बनाती है, तो यहाँ पे नहीं बनाती है। तो हम यहाँ पे कैसे देखिए, एसेंचुरी और डेल्टा में क्या फ़र्क होता है? जो नदियाँ अरब सागर में गिरती है वो एसेंचुरी का निर्माण करती है, और जो नदियाँ बंगाल के खाड़ी में गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं नर्मदा और मांडवी, ताप्ती, ये सभी के सभी जाकर के अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, यानी ये सभी एसेंचुरी का निर्माण करती हैं। लेकिन महानदी जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है, तो राइट आंसर यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो रामगंगा, जो कि ये गंगा की सहायक नदी है, डी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से क्रेटर निर्मित झील कौन सा है? क्रेटर निर्मित झील निम्नलिखित में से कौन सा है? तो महाराष्ट्र का लोनार झील क्रेटर निर्मित झील, ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से जो नदी अमरकंटक से निकलती है वह कौन सा है? अमरकंटक से निकलती है वह कौन सी है? तो अमरकंटक से हम यहाँ पे कह सकते हैं सोन, बिल्कुल सही होगा, सोन होता है और एक नर्मदा होता है, तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी चंबल, चंबल को टिक करेंगे, चंबल की सहायक नदी होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? अरावली पर्वतमाला से निकलती है, ऑप्शन सी लूनी नदी, लूनी नदी। नेक्स्ट वन की अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है? क्वेश्चंस को पढ़िए, राइट आंसर गेस करिए, बस इससे ज़्यादा आपको अब कुछ नहीं करना है, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन चल रहा है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में बात करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे। जो भी पढ़ना था आपने पढ़ लिया है। अमरकंटक पठार से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? तो सोन, नर्मदा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो हम यहाँ पे एक्चुअली नहीं निकलती पूछा गया, तो यहाँ पे राइट आंसर सी को टिक करेंगे, गोदावरी यहाँ से नहीं निकलता, सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, करेवा हिमनीकृत वेदिकाएँ पाई जाती हैं। करेवा हिमानीकृत जो वेदिकाएँ हैं वो पाई जाती है कहाँ पे? झेलम घाटी में, झेलम घाटी में, सी बिल्कुल सही होगा। भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऊपर में हम लोगों देखे थे भागीरथी और अलकनंदा और मंदाकिनी को देखे थे हम लोग रुद्रप्रयाग में। यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा जो है वो देवप्रयाग में मिलता है, यानी ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। जोग जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है? जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, शरावती नदी पर बनाया गया, सी राइट आंसर है। तवा किसकी सहायक नदी है? तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तवा जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है, सी यहाँ पे करेक्ट होगा, नर्मदा की। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा? बांधों को जाना जाता है लेवीज के नाम से, ठीक है, लेवीज बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर सभी को पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, बिल्कुल सही है। कावेरी नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं, ये पॉइंट गलत है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कह सकते हैं, और दक्षिण गंगा जो होता है वो गोदावरी को कहते हैं। शरावती नदी जो कि नदी अपहरण का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, जो कि गलत था, इसे आप सुधार करेंगे। और जो गोदावरी, इसको हम लोग अर्धगंगा के नाम से भी जानते हैं, इसे याद रखिएगा। निम्न में से कौन एक लैंगून नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक लैंगून झील नहीं है? तो लैंगून झील यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। पेरियार झील लैंगून झील के अंतर्गत नहीं आता है, सी करेक्ट होगा। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है, और वो है गोमती, गोमती करेक्ट है। दामोदर किसकी सहायक नदी है? दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर हुगली की सहायक नदी है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाता है। हगरी सहायक नदी है, हगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा की, राइट आंसर ऑप्शन डी तुंगभद्रा की।
ठीक है, तुंगभद्रा। किशनगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? किशनगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? झेलम की, ठीक है, किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है, ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है, स्थल और नदियों के संगम के साथ। तो ऊपर में तो ऑलरेडी हम 2 चीज़ देख चुके थे, एक तो रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग क्या था? रुद्रप्रयाग होता है अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी यहाँ पे, और देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अलकनंदा सभी में कॉमन होता है, अलकनंदा सभी में कॉमन होता है। फर्स्ट का 2 के साथ मिलना चाहिए, डी का फर्स्ट के साथ मिलना चाहिए, फर्स्ट का 2 और डी का फर्स्ट के साथ। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था, त्रिवेणी नहर में पानी जो आता है वो किस नदी से आता है? गंडक नदी से, गंडक नदी से। बेतवा नदी मिलती है, बेतवा नदी मिलती है, यानी बेतवा किसकी सहायक नदी है? तो ये जाकर के यमुना में मिलती है, यमुना की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न नदियों पर विचार करिए, निम्न नदियों पर विचार करना, मूसी, इंद्रावती, पर्णहिता और वर्धा। आपको बताना है कि गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी है। गोदावरी की सहायक नदियों में यहाँ पे आएगा 2, 3, 4, 2, 3, 4, यहाँ पे ऑप्शन बी। मूसी जो होता है वो किसका है? मूसी हो गया, तुंगभद्रा हो गया, ये सभी कृष्णा की सहायक नदी है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दिबांग, कमिंग और लोहित, तीनों के तीनों यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी यहाँ पे आपका राइट आंसर महानदी हो जाएगा, ऑप्शन सी महानदी। बजाज सागर बांध बनाया गया, बजाज सागर बांध जो किस नदी पर बनाया गया? बजाज सागर बांध माही नदी पर, माही नदी पर, ठीक है। सुरसूती और जवाई किसकी सहायक नदी है? सरस्वती और जवाई जो किसकी सहायक नदी है? सरस्वती जवाई जो होता है वो यहाँ पे ऑप्शन ई होगा, लूनी नदी की, लूनी नदी की सहायक नदी है। सुरमा नदी की उत्पत्ति स्थल कहाँ से है? सुरमा नदी की उत्पत्ति स्थल कहाँ से है? मणिपुर, मणिपुर करेक्ट होगा। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी की लड़ाई में 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव करेक्ट आंसर बनता है। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला था? बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक चला था? सी करेक्ट होगा, 1765 से 1772, 1765 से 1772। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय जो शासक था वो कौन था? पहला भारतीय शासक थे हैदराबाद के निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम, सी ऑप्शन बी। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था, किसके किसके बीच? तो टीपू सुल्तान और कर्नेवालिस के बीच। अगला प्रश्न है कि हड़प नीति या फिर जब्ती सिद्धांत, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स जो सिद्धांत है वो किसने लागू किया था? ये लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, डलहौजी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए किसने किसने? तो यहाँ पे हैदराबाद के निज़ाम, अवध के नवाब, मैसूर के राजा, लेकिन बंगाल के नवाब ने नहीं किया था। तो 1, 2, 3 करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। सुगौली की संधि जो कि 1816 में हुआ था, किन के बीच संपन्न हुई थी? उस वक्त लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल था जो कि 1813 से लेकर के 23 तक उन्होंने शासन किया था, ये ध्यान रखेंगे। और इन्हीं के समय में ये आपको याद रखना है, जैसे कि मराठों की जो शक्ति थी वो समाप्त की जा चुकी, यानी कि तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था इन्हीं के समय 1817 से 18 के बीच। और सुगौली की जो संधि हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के जो गोरखा थे उनके बीच हुआ था, यानी ऑप्शन ए होगा। द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो यहाँ पे कह सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा स्थापित किया गया था, और ये इसे वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया। वारेन हेस्टिंग्स, सी विल बी राइट आंसर। प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कि कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? कुशासन की प्रथा 1856 के तहत अवध को मिलाया गया, ऑप्शन ए अवध को, ठीक है, अवध यहाँ पे करेक्ट होगा। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी?
1835 के मैकाले के मिनट से निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? वो थे शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? उस वक्त मुगल सम्राट कौन थे? तो वो थे, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन बी, आलमगीर द्वितीय। ठीक है, आलमगीर द्वितीय। निम्नलिखित में से किसके काल में ब्लैक होल की घटना घटी थी? ब्लैक होल की जो ट्रेजेडी हुई थी किसके समय में हुआ था? तो ये सिराजुद्दौला के समय में हुआ था, सिराजुद्दौला। किस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया था? किस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैत शासन का लागू किया गया था? देखिए फ्रेंड्स, आज का ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और आज के इस लाइक्स का एम रखते हैं, आज की इस वीडियो का लाइक्स का एम रखते हैं हम लोग 501 लाइक्स। तो आप लोग डेफिनेटली इसको पूरा करिएगा ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने में काफ़ी अच्छा लगे। तो देखिए, द्वैत शासन को लागू हुआ, किस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैत शासन को लागू किया गया? तो राइट आंसर बन जाता है इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इलाहाबाद की संधि। अगला पॉइंट है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय का मुख्य कारण क्या था? सिराजुद्दौला के पराजय होने का मुख्य कारण इसमें क्या था? क्लाइव की कूटनीति। ठीक है, क्लाइव की कूटनीति, ऑप्शन ए। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपनी मनसद खोने का कारण क्या था? अपनी मनसद खोने का कारण यहाँ पे आंतरिक साजिशें और विश्वासघात, ऑप्शन डी होगा। 1764 ईस्वी में हुए बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ के कौन कौन शामिल थे? 1764 का जो बक्सर युद्ध हुआ था उसमें कौन कौन शामिल थे? तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, सी को टिक करेंगे। सिराजुद्दौला के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? सिराजुद्दौला के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो देखिए, सिराजू, इसमें ज आ रहा है तो ज से याद रखिएगा मीर जाफ़र को। अगला क्वेश्चन, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य 9 फरवरी 1757 को कौन सी संधि हुई थी? कौन सी संधि हुई थी? अलीनगर की संधि। ये संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, अलीनगर की संधि। अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब किसे माना जाता है? अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए कि यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अगर हम सभी को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन सी हमें गलत लगेगा, क्योंकि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 में हुआ था और यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं, लॉर्ड वेलेस्ली होना चाहिए। तो यहाँ पे हम पॉइंट्स सी को टिक करेंगे, जो कि गलत है। अगला पॉइंट है कि बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का शासक 1764 में शाह आलम द्वितीय थे। किस अधिनियम के तहत वार्न हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? किस अधिनियम के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट अक्सर पूछा जाता है कब? 1784। तो 1784 इस वक्त हम कह सकते हैं वार्न हेस्टिंग्स थे, यानी ए बिल्कुल सही होगा, वार्न हेस्टिंग्स। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था, वह कौन थे? उनका नाम हम चूड़ामन यानी कि चूड़ामणि, ऑप्शन सी चूड़ामन। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून या फिर हम जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? किसे? सूरजमल। ठीक है, सूरजमल, ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि हुई? द्वितीय के समय कौन सी संधि हुई? इसी तरह से यहाँ पे मैच करना है। तो यहाँ पे अगर हम मैच करने की कोशिश करें तो सबसे पहला देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में मद्रास की संधि के दौरान समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84 मंगलौर की संधि के तहत, और तीसरा 90 से 92 श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत। यहाँ पे तीनों के तीनों बिल्कुल सही है, तो यानी कि राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। किसकी अत्यंत प्रिय युक्ति थी कि भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? ये बात किसने कही थी? ये बात कही गई थी टीपू सुल्तान के द्वारा, टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी। रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई थी? किस नदी को?
तो सतलज यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन डी सतलज। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सूची 1 सूची 2 के साथ अगर हम मैच करें तो चलिए देखते हैं। पिंडारियों का दमन किसने किया था? पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स यहाँ पे होगा फर्स्ट का 2 के साथ। फर्स्ट का 2 के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था। ठगों का दमन किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और मैकाले की शिक्षा मिनट का जो प्रस्ताव है वो भी आपका हो जाएगा विलियम बेंटिंग के साथ ही। तो कुल मिलाकर ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो ध्यान रखेंगे। देखिए आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 24 से 26, द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1852 और तीसरा आंग्ल वर्मा युद्ध 85 से 86। तीनों के तीनों सभी बिल्कुल सही तरीके से मैच है, तो डी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और आज के इस लाइक्स का टारगेट जो रखा गया ज़रूर पूरा करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे सेट रखिए ताकि आने वाली फ्यूचर की कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।